हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश यादव एक नए वीडियो के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.5 प्रश्न क्रमांक 4 का 5वां भाग। प्रश्न क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें क्या ज्ञात करना है? आयत का विमाएँ ज्ञात करना है। तो उससे पहले हम समझेंगे कि आयत क्या होता है और उसकी विमाएँ क्या होता है। जब तक आप प्रश्न को अच्छा से ना समझोगे हल नहीं कर सकते। तो प्रश्न को अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं आयत क्या है ना। उसके बाद समझेंगे विमाएँ क्या है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आयत का चित्र बनाता हूँ। ये आपका क्या है? आयत है। ठीक है। इसकी ये भुजा और ये भुजा यानी कि आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर होते हैं। इसकी ये भुजा और ये भुजा आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। इस तरह की आकृति को हम आयत कहते हैं। अब यहाँ पे हम विमाएँ को समझेंगे। ये तो हो गया आपका क्या? आयत। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। इस तरह की आकृति को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब आयत की विमाएँ क्या कहलाती है? मान लीजिए ये आयत है, इसकी लंबाई ये कहलाएगी। तो इसकी लंबाई जो है, ये लंबाई है, मान लीजिए कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और इसकी जो ये चौड़ाई है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? चौड़ाई। ये लंबाई है, चौड़ाई है। चौड़ाई आपका है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो हम इस आयत की लंबाई और चौड़ाई को ही हम क्या कहते हैं? विमाएँ कहते हैं। तो हम लिख सकेंगे या कह सकेंगे कि ये जो आयत दिया है इसकी विमाएँ कितना है? 10 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है। तो इसी प्रकार एक आयत दिया है हमारे प्रश्न में। मैं आपको ये चित्र बना के इसलिए समझाया था कि आयत क्या है और आयत की विमाएँ क्या है। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न में आप देख सकते हो, जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से हम चलेंगे। मैं आपको आयत और आयत की विमाएँ के समझाने के लिए चित्र बना के समझा दिया हूँ। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आयत क्या है और आयत की विमाएँ क्या है। तो इस तरह से यहाँ पे अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को मानेंगे, क्योंकि आयत की विमाएँ यानी लंबाई और चौड़ाई कहलाती है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया है, चित्र बना के समझा दिया है। तो अभी हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? मानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मान लिया हूँ, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर है। ये हम मान लिए हैं। ठीक है। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर। तो फ्रेंड्स, आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ये आपका क्या है? सूत्र है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप यहाँ तक अच्छा से समझ गए। अब हम प्रश्न को प्रश्न से हल करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से। यहाँ पे लिख सकते हो आप प्रश्न से या प्रश्नानुसार। तो मैं लिख लिया हूँ प्रश्न से। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न से हल करते हैं। तो प्रश्न क्या है? पढ़िए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है। क्या कह रहा है? लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है। फ्रेंड्स, प्रश्न क्या बोला है? लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है ना। तो लंबाई है हमारा, देखो, लंबाई बराबर लंबाई बराबर है x मीटर और 5 कम कर दी जाती है। तो लंबाई है हमारा, क्या माने हैं हम? x माने हैं। तो x और कितनी इकाई कम कर दी जाती है? तो 5 इकाई, इसलिए ऋण 5। ठीक है। क्योंकि लंबाई हमारा x और कितनी इकाई कम किया जा रहा है? प्रश्न बोला है यहाँ पे, आप देख सकते हो, लंबाई 5 इकाई कम कर दिया जाता है, इसलिए ऋण 5। फिर क्या बोला है प्रश्न, आप देख सकते हो, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया जाती है ना। तो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देंगे तो चौड़ाई हम माने हैं क्या? y मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा y, 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, इसलिए धन 3 हो जाएगा। ठीक है। तो फिर प्रश्न क्या बोला है? देखिए क्या बोला है प्रश्न। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है ना। तो आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। तो देख सकते हो आप, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो बराबर हमारा लंबाई क्या माने हैं? आयत की x, तो x और गुणित चौड़ाई क्या माने हैं? y। देखो, लंबाई के स्थान पे हम लंबाई माने हैं x, तो x गुणित चौड़ाई क्या माने हैं? y माने हैं। देख सकते हो आप, चौड़ाई बराबर y, तो गुणित y हो जाएगा। तो ये है आपकी लंबाई गुणित चौड़ाई, क्या कहलाएगी? ये आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है कह रहा है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऋण 9 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ गए हैं। ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुणा हो जाएगा, x का गुणा y के साथ होगा सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा? x y हो जाएगा। फिर x का गुणा 3 के साथ होगा तो धन 3x हो जाएगा। फिर ऋण 5 का गुणा y के साथ होगा तो ऋण 5y हो जाएगा। और ऋण 5 का गुणा धन 3 के साथ होगा तो धन ऋण का ऋण 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर
यहाँ पे दिया है x गुणित y, तो x गुणा y के साथ होगा तो क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है क्या ऋण 9, तो ऋण 9 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब क्या करते हैं, x वाले को एक पक्ष में, x y वालों को एक पक्ष में, अंकों को एक पक्ष में। कहने का मतलब ये कि अचर पद एक पक्ष में और चर पद एक पक्ष में। तो यहाँ पे एक्स वाई है पहले से, तो एक्स वाई, धन 3x है तो 3x, ऋण 5y है तो 5y, फिर यहाँ पे ऋण 15 है। तो हम क्या करते हैं, इस 15 को नहीं लेते हैं इस पक्ष में, क्योंकि एक्स वाई वाले ले रहे हैं, यानी कि हम एक्स वाली पक्ष को ही रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक्स वाई दिया है कौन से पक्ष में, राइट पक्ष में, तो इसको हम लेफ्ट में लाएंगे। तो अभी ये है इसमें धन में, तो ये हो जाएगा ऋण में, ऋण एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर क्या दिया है, ऋण 9 है तो ऋण 9। इसके बाद ये जो ऋण 15 है, अब ये 15 को 9 के पक्ष में ले जाएंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा धन का 15, है ना। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए ये धन का एक्स वाई और ये ऋण का एक्स वाई आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ भी अच्छा से समझ गए हैं। अब यहाँ से क्या बच रहा है, देख सकते हैं आप, 3x धन में है और ऋण 5y है तो 5y, फिर क्या बच रहा है बराबर 9, ऋण में है 9 और धन 15 है, तो 15 में 9 घटेगा तो क्या बचेगा, धन का 6 बचेगा, क्योंकि हमारा जो 15 है बड़ी है और 15 में धन का चिन्ह है। इस तरह से ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ गए हैं आप। अब हम फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे और हल करेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आप। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं या बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर, क्योंकि प्रश्न में फिर से एक शर्त है। वो शर्त क्या है, देख लीजिए। वो शर्त है, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो हम लंबाई माने हैं क्या, x मीटर, इसलिए x, फिर धन 3, क्योंकि 3 इकाई बढ़ा दी जाती है लंबाई को, इसलिए धन 3। फिर हम क्या माने हैं, चौड़ाई को माने हैं हम y मीटर, तो y, चौड़ाई में कितना इकाई बढ़ा देने के लिए बोल रहा है, 2 इकाई, तो धन 2। तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो बराबर करके लिखेंगे यहाँ पे हम, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई हम माने हैं क्या, x, गुणित चौड़ाई हम माने हैं y। ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये आयत कहला गया, आयत का क्षेत्रफल कहला गया। इसमें क्या कह रहा है कि जब लंबाई 3 इकाई बढ़ जाएगा या बढ़ा देंगे और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा देंगे तो ये आयत का क्षेत्रफल है कितना बढ़ जाएगा, बोला है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम धन 67। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हैं। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणा y के साथ होगा सबसे पहले, तो x y हो जाएगा। फिर x का गुणा 2 के साथ होगा तो धन 2x हो जाएगा। x का गुणा 2 के साथ होगा तो 2x हो जाएगा। फिर 3 का गुणा y के साथ होगा तो धन 3y हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, धन 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर x गुणे y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। फिर धन 67 है तो 67 हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ भी x और y वालों को एक पक्षों में, अंकों को एक पक्षों में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई, धन 2x है तो 2x, धन 3y है तो 3y, फिर दिया है धन 6, तो इसको हम ना लिखेंगे। यहाँ पे दिया है एक्स वाई, इस एक्स वाई को राइट पक्ष में है तो लेफ्ट में ले आएंगे। तो अभी राइट पक्ष में क्या है, धन का है तो ये हो जाएगा ऋण का एक्स वाई। अब बराबर किस साइड क्या बच रहा है, 67, तो बराबर 67। उसके बाद ये धन का 6 है तो बराबर किस साइड इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण का 6। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए हैं। आप देख सकते हो ये एक्स वाई धन का है और ये एक्स वाई ऋण का है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। इस तरह से यहाँ आप लोग समझ गए हो। अब क्या बच रहा है, धन 2x तो धन 2x, फिर धन 3x तो धन 3x, फिर बराबर यहाँ पे बोल रहा है 67 ऋण 6, तो 67 में 6 घटाएंगे बचेगा कितना, 61। ये बन गया आपका समीकरण नंबर कितना, दूसरा। तो दोस्तों अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को साथ में लिख लेते हैं और समीकरण नंबर 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा समीकरण नंबर जो 1 है वो क्या है, 3x ऋण 5y बराबर 6। ये आपका समीकरण नंबर कितना है, 1 है। और समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x धन 3y बराबर 61। यही है आपका समीकरण नंबर 2। तो फ्रेंड्स समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 कैसे ज्ञात हुआ है, कहाँ से आया है, ये आप लोग देख लिए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए हैं। इन्हीं समीकरणों को हम कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इस तरह के समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। फ्रेंड्स इस दोनों समीकरण रैखिक समीकरण को क्या करते हैं, अब विलोपन विधि से हल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि आपको मालूम है गुणा करके
किसी एक पद को एक्स वाले या वाई वाले को क्या करना होता है, बराबर बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स पद को क्या करेंगे, समीकरण के दोनों एक्स पद को हम बराबर बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 का गुणा किसके साथ कर देते हैं, समीकरण नंबर 1 में करेंगे। और ये जो 3 है, इसका गुणा हम समीकरण नंबर किस में करेंगे, 2 में करेंगे, सभी पदों के साथ। तो चलिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले इस 2 का गुणा इस 3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 दूना 6x आ जाएगा। फिर 2 का गुणा इस ऋण 5 के साथ होगा तो ऋण 5 दूना 10y है तो y आ जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर, फिर 6 का गुणा होगा इस 2 के साथ तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार ये 3 का गुणा इस 2x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा। फिर 3 का गुणा ये धन 3y के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, धन 3 तिहाई 9y हो जाएगा। फिर बराबर 3 का गुणा x के 61 के साथ होगा तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से गुणा कर लिए हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है कि विलोपन विधि में ऐसे एक पक्ष को, किसी एक पद को, पक्ष बोल रहा था, किसी एक पद को बराबर करके घटा दिया जाता है, गुणा करके घटा दिया जाता है। तो चलिए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर जो 6x है वो धन का है तो ये हो जाएगा ऋण का, और यहाँ भी ये 9 जो है ऋण में हो जाएगा, ये बराबर है तो बराबर। और उसके बाद यहाँ पर ये 183 को भी हम ऋण में ले लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, 6x धन में है और 6x ऋण में है तो आपस पे ये कैंसिल हो जाएगा, कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो ऋण 10y और ऋण 9y दोनों जुड़ जाएंगे, ऋण ऋण का धन होगा तो 10 और 9 19y हो जाएगा, 19y। लेकिन 10 बड़ी है, 10 में ऋण का चिन्ह है तो ऋण 19y आएगा, बराबर है तो बराबर। उसके बाद यहाँ पे 183 में हम कितना घटा देंगे, 12, क्योंकि 12 धन में है और 183 ऋण में है तो घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे, 3 में 2 जाएगा बचेगा 1 और 8 में 1 जाएगा बचेगा 7 और 1 जम कितना उतर गया। इस तरह से कितना बच रहा है, 171 बच रहा है। लेकिन यहाँ पर 183 जो है बड़ी है किससे, 12 से, और 183 में ऋण का चिन्ह है तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह। अब ये ऋण के चिन्ह से ऋण का चिन्ह कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच रहा है, 19y बराबर 171। अब हमें y का मान चाहिए तो y बराबर 171 बटे ये वाली 19। अब 19 एकम 19, 19 नम्मा 171 होता है। तो इस तरह से फिर y बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। ये आ गया आपका किसका मान, y का मान। y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहाँ लिख भी दिया हूँ मैं, y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण नंबर 1 है वो क्या है, 3x ऋण 5y फिर बराबर 6, ये आपका है समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे y के स्थान में y का मान रखेंगे, 3x है तो 3x, ऋण 5 है तो 5, फिर y है तो y के स्थान में y बराबर 9 आया है तो y के स्थान पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 9 है, ठीक। फिर बराबर 6 है तो बराबर 6, y के स्थान में y का मान रख लिए हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x है तो 3x, फिर देखिए कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यानी ऋण 5 गुणित 9 है यहाँ पर, तो ऋण 9 अपना 45 हो जाएगा, गुणा होगा तो, और ऋण बराबर 6 है तो बराबर 6। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, हम कर देंगे पक्षांतरण, तो आप लिख सकते हो पक्षांतरण करने पर लिख लेना, ठीक है। पक्षांतरण करने पर फिर पक्षांतरण हो जाएगा तो 3x है तो 3x बराबर 6 है तो बराबर 6। इसके बाद ये ऋण 45 को अभी लेफ्ट में है तो राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा धन 45, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 3x है तो 3x बराबर 6 धन 45, 6 में 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 51। अब हमें x का मान चाहिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 51 बटे ये वाली 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे कितना बच गया 2, तो यहाँ 21 बन गया इस एक के साथ, तो 3 सत्ते 21। इस तरह से x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 17, ठीक है। और जो y बराबर आया था वो क्या आया है, 9 आया है ना। तो फ्रेंड्स x बराबर हम क्या माने थे, लंबाई, और y बराबर चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई और चौड़ाई को ही हम, जो आयत की लंबाई और चौड़ाई होता है उसको ही हम आयत की विमाएँ कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 17 इकाई तथा चौड़ाई क्या माने थे y, तो y का मान आया है 9 इकाई। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं बहुत ही आराम से समझाया हूँ। वीडियो इसलिए लंबी हो गई है क्योंकि मैं बारीकी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको यह सवाल या वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको यह सवाल कैसे समझ में आया है।